आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। गांव जाने के बाद मेरे पास बस 3 काम ही होते हैं, खाना, सोना और हर रात रमेश काका की कहानियां सुनना। रमेश काका हमें हर रात गांव में घटी सच्ची घटनाएं सुनाया करते थे। रमेश काका का घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था, तो वहां हम रात के 8 बजे तक पहुंच जाया करते थे। रमेश काका अपने घर पर अकेले रहते थे। उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए उनको भी सभी के साथ मिलजुल कर रहने में काफी अच्छा लगता था। ऐसे ही उस रात मैं चलकर रमेश काका के घर गया तो रमेश काका आग जलाकर ताप रहे थे। मुझे देखते ही काका ने कहा, अरे बिंटू, कब आए तुम? इस पर मैंने काका से कहा, वो काका, आज ही सुबह आया हूँ, अभी 2-3 दिन रहूंगा। इस पर काका ने मुझे बैठने को कहा। मेरे बैठते ही वहां गांव के और 2-3 लड़के आ गए, जो रोज इसी वक्त काका से कहानी सुनने आया करते थे। ठंड काफी होने के कारण आग के पास बैठने में हमें काफी अच्छा लग रहा था कि तभी मैंने काका से कहा, काका, आज कुछ कहानी बताइए। जिस पर काका ने बताना शुरू किया। आज से 3-4 साल पहले जब मैं गांव के बाहर जमींदार साहब के बगान में रात को पहरेदारी का काम किया करता था, तो उस वक्त गांव में आए दिन भूत प्रेत, डायन और काला जादू की घटनाएं सुनने को मिलती रहती थी। मगर मैं उस समय इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन उस समय गांव वालों का मानना था कि रात होते ही हर रोज गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं शुरू हो जाया करती हैं। धीरे धीरे गांव के काफी सारे लोग एकाएक रहस्यमयी तरीके से मरने लगे, मगर मरने वाले लोगों की लाश काफी दिनों के बाद मिलती थी। खैर, मेरी ड्यूटी रोजाना रात के 9 बजे से सुबह के 7 बजे तक की थी, जिस कारण मुझे रात के 8 बजे ही घर से निकलना पड़ता था। ऐसी ही एक रात 8 बजे मैं बगान जाने के लिए अपने घर से निकला, तो बाहर निकलते ही ठंडी ठंडी हवाओं ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख दिया। मैंने जब अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो रोजाना की तरह सारा गांव मुझे वीरान सा लग रहा था, क्योंकि उस समय जब मैं रात के 8 बजे ड्यूटी जाया करता था तो गांव के सभी लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक कर बैठे रहते थे। खैर, मैं और अपना समय जाया ना करके साइकिल को आगे बढ़ाने लगा और बगान जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। उस समय हमारे गांव में बिजली तो थी, मगर रास्तों पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण मैं हर रोज टॉर्च का ही सहारा लिया करता था। तो मेरे टॉर्च जलाते ही मेरे टॉर्च की रोशनी को रास्ते पर फैले कोहरे ने चारों तरफ से घेर लिया। कोहरा इतना छाया हुआ था कि मेरी टॉर्च की रोशनी मुझे जितना भी दिख रहा था, सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद मैं गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचा, जहां चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। वो भी इतना घना अंधेरा कि मेरी टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। खैर, किसी तरह मैं साइकिल चलाकर बगान पहुंचा, तो वहां सामू मेरा ही इंतजार कर रहा था। सामू जो दिन के वक्त इस बगान में पहरेदारी करता है और उसकी ड्यूटी सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक की होती है। तो मुझे देखते ही सामू ने कहा, अरे राजेश, आ गए तुम? जिस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया, तो मेरे आते ही सामू अपना साइकिल उठाया और अपने घर की तरफ चलता बना। अब उस पूरे बगान में मैं अकेला ही था, तो मैं सामू के जलाए गए आग के पास बैठकर बगान में इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगा। पूरा बगान
अंधेरे और घने कोहरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा था। बस बीच बीच में मुझे रात कीड़ों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। कुछ घंटे तो सब ठीक था, जिसके बाद बगान में मुझसे कुछ ही दूरी पर मुझे कुछ हलचल महसूस हुई। एक दो बार तो मैंने उस हलचल को नज़रअंदाज किया, मगर जब फिर भी वो हलचल नहीं रुकी तो मैं टॉर्च लेकर अपनी जगह से उठा और उस हलचल की तरफ आगे बढ़ने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए बगान में कौन होगा। खैर मैं डरता तो था नहीं, तो मैं चलकर उस जगह पर पहुंचा। तो वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि दो भैंसे आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इतनी रात गए ये दोनों भैंसे बगान में आए तो आए कैसे? और तो और ये भैंसे किसके हैं? मगर जिसके भी हों, मुझे तो इन्हें बगान से भगाना ही होगा। ये सोचकर मैं उन भैंसों को भगाने लगा, लेकिन मेरे लाख कोशिशों के बावजूद भी वो दोनों भैंसे वहां से नहीं भागे। तो मैंने अपने कोशिश में थोड़ा और जोर दिया, तो मेरे जोर देते ही उन दोनों भैंसों का चेहरा एकदम से बदलने लगा और देखते ही देखते उन दोनों भैंसों की शक्ल राक्षस में तब्दील हो गई। ये दृश्य देखकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई और मेरा सर घूमने लगा और मैं समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है और ये भैंस नहीं बल्कि राक्षस हैं। अभी मैं उन्हें देखकर कांप ही रहा था कि तभी उन दोनों राक्षसों ने अपना पूरा रूप ले लिया। उनका चेहरा पूरी तरह सफेद था और उनकी आंखें बाहर लटक रही थीं। इतना सब देखने के बाद मेरी और हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां रुक सकूं, जिस वजह से मैं जैसे तैसे वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मगर जैसे ही मैंने वहां से भागने की कोशिश की कि तभी एक राक्षस मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। मैं उसके हाथ से अपने गले को छुड़ाने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस राक्षस ने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मैं अपने सिर को हिला तक नहीं पा रहा था। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने सब कुछ काला पड़ने लगा। तो मैं समझ गया कि अब मैं नहीं बचूंगा और ये राक्षस मुझे मारकर खा जाएंगे। कि तभी मैंने अपने हाथ में बंधी ताबीज को उस राक्षस पर सटाया। तो मेरे ताबीज सटाते ही उस राक्षस ने मेरा गला एकदम से छोड़ दिया और इसी का फायदा उठाकर मैंने वहां से दौड़ लगा दी और अपने पैरों को जमींदार साहब के घर पर ही रोका। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। रमेश काका की बात खत्म होते ही मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की तरफ घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। काफी रात हो जाने के कारण मैं रमेश काका को आता हूँ बोलकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। तो पूरा रास्ता सुनसान और सन्नाटे में डूबा हुआ था। रास्ते पर चलते हुए मेरे दिमाग में बस बार बार रमेश काका के बताए गए बातें ही दौड़ रही थी कि तभी मुझे हल्का होने की ज़रूरत महसूस हुई। तो मैं रास्ते के किनारे झाड़ियों की तरफ हल्का होने चला गया। अभी मैं हल्का हो ही रहा था कि तभी अचानक मेरे बगल के पेड़ की डाली टूटने लगी। तो इस पर जब मैंने अपनी निगाहें उस पेड़ के ऊपर घुमाई तो इतने में ही मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और डर से मेरे दोनों पैर कंपकपाने लगे। दरअसल उस पेड़ पर एक भयानक सा दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था, जिसके इतने लंबे पैर थे कि वो जमीन को स्पर्श कर रहे थे। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, जिस कारण मैं वहां ना रुककर भागता हुआ घर चला आया। मगर घर आकर काफी दिनों तक मेरी तबीयत खराब रही। बाद में काफी झाड़ फूक करवाने के बाद मैं ठीक हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो
तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। ओ भाई साहब, स्टेशन आ गया है, उतरना नहीं है क्या? कंडक्टर की ये आवाज सुनकर मैं नींद से जागा। घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:45 बज रहे थे। लिहाजा मैं ज्यादा वक्त ना गवाते हुए बस से नीचे उतरा और दौड़ते हुए रेलवे स्टेशन की ओर भागने लगा, क्योंकि मेरी ट्रेन 9:47 पर यहाँ से खुलने वाली थी। अच्छा हुआ मैंने रिटर्न टिकट पहले से ही ले लिया था। मैं भागता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की पटरियों को खाली पाकर मैं घबरा गया, कहीं मेरी ट्रेन चली तो नहीं गई। अभी मैं ये सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी मेरी नज़र एक आदमी पर गई, जो कि प्लेटफॉर्म में लगी बेंच पर आराम से बैठा हुआ था। मैं चलकर उन सज्जन के पास गया और पूछा, भाई साहब, ये 9:15 बजे वाली ट्रेन निकल गई क्या? इस पर उन सज्जन ने कहा, नहीं, ट्रेन लेट चल रही है। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली और उन्हीं सज्जन के बगल में बेंच पर बैठ गया। ठंड का मौसम था, ऊपर से दिसंबर के महीने की ठंड, जिसमें अमूमन सारे इंसान कांप जाते हैं। मैं भी कांप रहा था, मगर मेरे बगल में बैठे वो सज्जन, उनको तो जैसे इस ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा था। उनके बदन पर ना तो कोई स्वेटर था और ना ही कोई मफलर। ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। खैर, थोड़ी ही देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन के रुकते ही मैं और वो सज्जन एक ही बोगी में चढ़े। बोगी एकदम खाली थी, सिवाय हम दोनों के उस पूरी बोगी में और कोई नहीं था। खैर, मैं एक सीट पर बैठा तो ठीक मेरे सामने वाली सीट पर वो सज्जन बैठे, जिनके बाद शुरू हुआ एक खौफनाक सफर। ट्रेन पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। हालांकि ट्रेन की सारी खिड़कियां गिरी हुई थीं, मगर बावजूद इसके ठंड मुझे कांपने को मजबूर कर रही थी। तभी मैंने कांपते कांपते उन सज्जन से कहा, भाई साहब, आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? इस पर उन सज्जन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या ठंड नहीं तो? ठंड का मौसम आ गया क्या? जिस पर मैंने कहा, क्या भाई साहब, मजाक बड़ा अच्छा कर लेते हैं आप। अच्छा, आप रोज इस ट्रेन से ही आना जाना करते हैं क्या? इस पर वो सज्जन बोले, हाँ, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? इस पर मैंने बोला, नहीं ऐसे ही। पर आपको डर नहीं लगता? इस पर उन सज्जन ने कहा, डर अब नहीं लगता, मगर उस रात लगा था। इस पर मैंने बोला, किस रात, बताइए ना जरा। इस पर उन सज्जन ने बताना शुरू कर दिया। बात आज से तकरीबन 4-5 साल पुरानी है। उन दिनों मैं इधर काम पर आया करता था और इसी ट्रेन से वापस घर लौटता था। उन दिनों भी मौसम ठंड का ही चल रहा था। एक रात मैं इसी ट्रेन से घर वापस लौट रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी, ट्रेन एकदम खाली थी। मैं जिस बोगी में बैठा हुआ था उसमें मेरे अलावा और कोई नहीं था। ट्रेन पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़े जा रही थी। हालांकि उस ट्रेन से मेरा रोज का आना जाना था, मगर पता नहीं क्यों उस रात मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ बुरा होने वाला हो। खैर, थोड़ी ही देर में ट्रेन रुकी, मगर ट्रेन जिस जगह पर रुकी थी वो ना तो कोई स्टेशन था और ना ही कोई शहरी इलाका, बल्कि वो जगह जंगलों से घिरा हुआ था। एक तो घना जंगल, उस पर बोगी में खुद को अकेले पाकर मैं थोड़ा घबराने लगा था। खैर, बैठे बैठे अब मेरी कमर भी अकड़ने लगी थी, इसलिए मैं अपनी सीट पर से उठकर ट्रेन के दरवाजे पर जाकर
खड़ा हो गया और वहां से बाहर देखने की कोशिश करने लगा, मगर बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा था। काले अंधेरे के सिवा मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लिहाजा मैं दरवाजे पर से हटकर अपनी सीट की ओर जाने लगा। फिर जैसे ही मैं अपनी सीट के पास पहुंचा तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि अब मेरे सीट के ठीक सामने वाली सीट पर काली शॉल ओढ़े एक आदमी बैठा हुआ था। मगर ये आदमी आया कहाँ से? यहाँ तो आसपास कोई स्टेशन भी नहीं है, और अगर ये यहाँ से ही चढ़ा है तो फिर इसके चढ़ने की आवाज़ मुझे क्यों नहीं आई? जहन में उमड़ते इन सवालों को लेकर मैं अपनी सीट पर बैठ गया। मेरे बैठने के कुछ देर बाद ही ट्रेन भी खुल गई। मैं अभी भी उस आदमी को ही देख रहा था। उस आदमी ने अपना पूरा शरीर उस काले रंग के शॉल से ढक रखा था, यहाँ तक कि उसके पैर भी नहीं दिख रहे थे। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से अभी पटरी पर दौड़ ही रही थी कि तभी वो शॉल वाला आदमी थोड़ा सा हिला और शॉल के अंदर से अपना हाथ निकालकर उसने सामने वाली खिड़की को खोल दिया, जिससे ठंडी ठंडी हवा ट्रेन के अंदर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से बर्फ फेंक कर मार रहा हो। तभी मैंने उस आदमी से बोला, अरे भाई साहब, खिड़की बंद करिए, हवा आ रही है। मगर इस बार ना तो उस आदमी ने खिड़की बंद किया और ना ही मुझे कोई जवाब दिया। मैं समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है या फिर ये कोई पागल वागल होगा, इसलिए मैंने बात को ना बढ़ाते हुए खुद ही खिड़की बंद कर लिया। वो आदमी किसी मूर्ति की तरह बस सीट पर बैठा हुआ था, यहाँ तक कि उसकी पलकें भी नहीं झपक रही थीं। खिड़की बंद करके आराम से बैठे हुए अभी मुझे थोड़ा वक्त बीता ही था कि तभी शॉल वाले आदमी ने फिर से खिड़की खोल दिया। उस आदमी को फिर से खिड़की खोलता देख मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और मैंने उस आदमी को फटकार लगाते हुए कहा, अरे तुम पागल हो क्या? मना कर रहा हूँ बार बार, खिड़की मत खोलो, समझ नहीं आ रहा? मगर फिर से उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से से तिलमिलाकर अभी मैं खिड़की बंद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया। उस आदमी का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। अभी मैं उस आदमी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे जमीन पर अपने जूतों के नीचे कुछ गीला गीला सा महसूस होने लगा। मैंने नजर घुमाकर नीचे देखा तो मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उस जमा देने वाली ठंड में भी मैं पसीने से तर हो चुका था, क्योंकि मेरे जूतों के नीचे गीली सी वो चीज खून थी और वो खून उस आदमी के शॉल से होकर जमीन पर टपक रहा था। मैं ठिठक कर अपनी सीट पर से नीचे जा गिरा। तभी वो आदमी अचानक ही अपनी सीट पर से उठ खड़ा हुआ और अपना शॉल हटाकर जोर जोर से हंसने लगा। तो उसके शॉल हटाते ही जो देखने को मिला वो देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया, क्योंकि उस आदमी के दोनों पैर गायब थे और वहीं से खून बह रहा था। वो आदमी हवा में उड़ते हुए मेरी ओर बढ़ रहा था। उसे मेरी ओर बढ़ता देख मैं बहुत ज्यादा डर गया और घबराहट के मारे बिना कुछ सोचे समझे चलती ट्रेन से नीचे कूद गया। इतना बोलकर वो सज्जन चुप हो गए, जिस पर मैंने कहा, वाह, आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो आप ट्रेन से कूदने के बाद भी बच गए। इस पर कुछ देर चुप रहने के बाद उन सज्जन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं भाई साहब, चलती ट्रेन से कूदने के बाद कोई नहीं बच पाता। इतना बोलकर वो सज्जन अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए
और ट्रेन के दरवाजे की ओर जाने लगे। ट्रेन के दरवाजे पर जाकर वो सज्जन एक दफा मेरी ओर पलटे तो उनका चेहरा देखकर मेरा कलेजा कांप गया। उनका चेहरा पूरा कटा फटा था और उनकी एक आंख गायब थी। मैं समझ गया कि ये सज्जन कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक भूत है। तभी मुस्कुराते हुए बड़े आराम से वो सज्जन ट्रेन से नीचे कूद गए। ये भयानक मंजर देखकर मैं अपना होश खोने लगा था, मगर जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला। फिर जब मेरा स्टेशन आया तो मैं ट्रेन से उतर गया, मगर एक बात आज तक समझ नहीं आई कि आखिर उस रात वो सब क्या था। खैर, उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस रात वाली ट्रेन में नहीं चढ़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।